हेलो निटेरोस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिनों बाद देखने मिल रहा है आपको मुझे। मैं भी आपको काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ। लास्ट हमने बायोमोलिकुल्स जब 2022 सेशन के लिए पढ़ा था तब हम मिले थे लास्ट टाइम। हो गया है काफ़ी टाइम, माफ़ कीजिएगा। लेकिन 2023 सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी न्यू चेंजेस आए हैं पूरे निटेरो की स्ट्रक्चर में। ठीक है, बायोलॉजी आ चुकी है, आपकी केमिस्ट्री आ चुकी है, फिज़िक्स आ गई है। ठीक है, और एक सरप्राइज़ आने वाला है आपके लिए बायोलॉजी के लिए। बहुत एक डिफरेंट सरप्राइज़ है जो आपको कहीं नहीं देखने मिला होगा। ठीक है, डिफरेंट धीरे धीरे चीज़ें आ रही है आप लोगों के लिए। अब तो हम फिज़िक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरे साल भर 2023 के लिए मैं आपके साथ रहूँगा फिज़िक्स के लिए। मैं कौन? मोस्ट ऑफ़ यू आप मुझे जानते होंगे, मैं हर्ष अग्रवाल। ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, अब मुझे रोज़ देखना है आपको। मैं हर्ष अग्रवाल, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में फिज़िक्स स्टूडेंट हूँ। प्रीमेड स्टूडेंट भी कह सकते हो आप मुझे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे निटेरो पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ फिज़िक्स का। फिज़िक्स के सारी चीज़ें मैं ही देखता हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो फिज़िक्स में, आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी वाया टेलीग्राम। ओके, या मेल डाल दीजिए। ये हो गई मेरी बात। आप लोगों की बात, आप लोग मेरे प्यारे से निटेरोस हो। ओके, अब हम फिज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं पूरी 12th की JEE के लिए, नीट के लिए। अब ठीक है, फिज़िक्स तो यार मैं काफ़ी साल से पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इसमें डीप में जा चुका हूँ, रिसर्च कर चुके हैं हम इसमें। लेकिन टेंशन मत लो, काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर आप अब फिज़िक्स एकदम एक्स्ट्रा पढ़ाओगे क्या, नीट से रिलेटेड रहेगी क्या, नहीं रहेगी। ठीक है, इतना पढ़ाऊँगा मैं, इतनी कॉन्फिडेंस देके दूंगा कि नीट का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेंस अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने मेरे समय किया था, मेंस अटेम्प्ट कर लो, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। एडवांस में बैठ जाना, एडवांस में क्वालिफाई कर जाओगे। इस तरह की फिज़िक्स पढ़ेंगे हम। नीट के लिए विल बी मोर देन इनफ, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन कब कॉन्फिडेंट रहूँगा मैं, और आप लोग कब कॉन्फिडेंट रहोगे, जब मैं जितनी चीज़ें जहाँ जो बताऊँगा उसको मेरे साथ फॉलो करते आओगे तब। ओके, गेटिंग में हर चीज़ आपको धीरे धीरे मेरे से फॉलो करना है। और मैं पढ़ाई के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, इतना याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें मैं जो बताऊँगा आज गाइडलाइंस, ये मुझे स्ट्रिक्टली सभी से फॉलो मिलनी चाहिए मतलब मिलनी चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। देखो, तुम्हें अगर 180 स्कोर करना है फिज़िक्स में, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है, तो मैं जो आज गाइडलाइंस बताऊँगा फिज़िक्स में, जो आपको मेरे साथ फॉलो करना है वो करना है। ठीक है, आई वोंट listen any excuse regarding that. Okay, now coming to the point, whenever I ask you any question and whenever I tell you to comment in the particular comment the answer of particular question, you have to comment. Okay, whenever I ask you to send your solution on Telegram discussion group, you have to send the solution. Okay, you can join the Telegram channel, you can links are in the description, you can join the discussion group where your doubts will get resolved. Okay, getting me? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को मेरे साथ मैं जो पढ़ाऊँगा साथ में नोट्स बनाना है। ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाना है। होता क्या है, रिटेंशन के लिए लिखना ज़रूरी होता है। सिर्फ सुन रहे हो भाई, लेट लिया, कान में ईयरफोन लगा दिया, हेडफोन लगा लिया और देखे जा रहे हो लेट के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम ऐसा। साथ में नोट्स बनाओ मेरे। ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाना है आप लोगों को। मैं जो बताऊंगा ये सब चीज़ें मिलेगी आपको, पूरा लेक्चर प्लान मिलेगा, लेकिन इसके भरोसे नहीं बैठोगे आप लोग। साथ में नोट्स बनाओगे, बैठोगे, उठ के बैठोगे, लेटे हो तो उठ जाओ, बैठो और सही से सारे इन्वायरमेंट में पढ़ो उसको। ठीक है, लेट के मत देखो इसको। उसके बाद इन लेक्चर्स जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, उसका कमेंट मुझे मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, समझ लो आपकी फिज़िक्स तभी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपको डाउट्स आते हैं उसको मन में मत रखो, जाके टेलीग्राम चैनल में अपना जो डिस्कशन ग्रुप है निटेरो का, वहाँ जाओ, पूछो। पूरी टीम बैठी है आप लोगों के लिए, हर चीज़ फ्री में हो रही है, पूछो अपने डाउट्स। ठीक है, डाउट्स इन हैंड रिजॉल्व करो। ओके, चौथा, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आज उसको अपने पास टाइम निकाल के रिवाइज़ करो। और मेरा जिस दिन भी लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट डे लेक्चर रहेगा, तो रिवाइज़ करके आओ। काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड रहेगी। मैं बार बार पिछले क्वेश्चंस भी लूँगा और पूछूंगा दूंगा, ये चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड रहेगी हमारे साथ। गेटिंग में? इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? सेकंड और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, थोड़ा एस्पिरेशंस हाई रखो। यहाँ पे यार मैं बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स देखता था जो नीट में पढ़ाते थे, या मैं JEE को भी देखा हूँ, यार मैंने बैचलर्स लेवल की फिज़िक्स भी देखा हूँ। होता क्या ना यार, नीट के बच्चे में एक गलती होती है कि यार वो बायो में तो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, भाई इन 360 में से 360 स्कोर फोड़ेंगे हम। फिज़िक्स में यार एस्पिरेशन से 100-150 मार्क के रखते हो, ये 100-120 आ जाए बोले हम खुश है सर। नहीं, टारगेट मेरे साथ पूरा 180 रखो, मैं लाके दिखाऊंगा तुमको पूरे 180, मेरे साथ फॉलो करो। ठीक है, जितना बताता हूँ उतना रोज करो, 180 आएंगे तुम्हारे। गेटिंग में? चलो करें हमारा पहला चैप्टर शुरू। क्या है हमारा पहला चैप्टर? तुमको पसंद आएगा मेरा पढ़ाने देगा, मैं ज़्यादा काफ़ी इस चीज़ में तो यार अच्छा ही हूँ, तुम देखते जाओ बस। पहला चैप्टर है हमारा आज जो हम शुरू करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट लगता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी सभी ने कहीं ना कहीं देखी होगी। ठीक है, किसी ने तो
इन हैंड एक्सपीरियंस भी की होगी करंट के साथ। हुआ है किसी का एक्सपीरियंस? मेरे साथ हुआ है बहुत बार, मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया हुआ अपने रियल लाइफ में। भगवान के साथ तार जुड़ गए थे जब करंट के तार हम मुझसे जुड़े, ठीक है। तो तुमने भी एक्सपीरियंस की होगी। नहीं एक्सपीरियंस की तो तुम रोज़ जो देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, वो किसकी वजह से चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहे हैं, नाम ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। शुरू करने से पहले यार तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ का नॉमेनक्लेचर करते हो, मेरा नाम हर्ष, तुम्हारा नाम कुछ जो भी है वो क्यों रखा जाता है? एक पर्टिकुलर फीचर है तुम्हारा, जैसे हर्ष मैं काफ़ी खुश रहता हूँ, इस वजह से मेरा नाम हर्ष है, ठीक है। यार करंट वर्ड जो है ना, करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ना, इसका क्या मीनिंग है? अब किसी से मैं करंट वर्ड पूछूँ तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है? वो बाल खड़े हो गए, करंट लग गया। करंट वर्ड ये इस तरह से तुम यूज़ करते हैं एक्चुअली। करंट वर्ड का ये मीनिंग नहीं है। करंट से तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी आता है सीधा, नहीं। एक्चुअली करंट वर्ड का मीनिंग क्या है? करंट वर्ड इज़ बेसिकली डिनोट्स टू एनीथिंग विच फ्लोज कंटिन्यूसली। जो भी चीज़ कंटिन्यूसली फ्लो करती है ना, उसको करंट कहते हैं। वो करंट किसी का भी हो सकता है, एयर का करंट हो सकता है, हवा बह रही है, एयर करंट होता है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर करंट होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली जो भी चीज़ फ्लो होती है ना, उसको करंट कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी है, ये चैप्टर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम है इसका। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे अब जब करंट वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी यूनिट ये होती है वो होती है, वहाँ पे करंट का मीनिंग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आएगा। लेकिन एक्चुअल जो करंट वर्ड का जो इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग वो ये होता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज करंट, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे बढ़िया सा क्या है? ये दो तार जोड़ रहे हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकल रहे हैं। ये देखो, ये सुपरमैन बन रहा है हाथ में इलेक्ट्रिसिटी पकड़ के। भाई करना मत ऐसा अपने लाइफ में, सुपरमैन के लेने के देने ना पड़े तुम्हें, ठीक है। ये है तुम्हारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग, ओके। नाउ अब करंट वर्ड जब भी आता है ना, दो वर्ड बहुत आएंगे चैप्टर में, तुमने सुने भी होंगे, ठीक है। पहले तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं बहुत से लोग, लेकिन हम करंट से शुरू कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्ड यूज़ करूँगा। टेंशन मत लेना, मैं बैठा रहूँगा तुम्हारे लिए, उसके लिए भी मैं पढ़ाऊँगा वो भी चीज़ है, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लेना कि भाई वो सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बंद करो भगो, नहीं, ठीक है। जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, दो वर्ड बहुत आएंगे, करंट चार्ज, करंट चार्ज, करंट चार्ज। क्या है भैया करंट और क्या है भैया चार्ज? अब देखो, चार्ज अगर समझना है ना, सबसे पहले चार्ज समझते हैं। चार्ज क्या है? ठीक है, एक बॉडी है, ये बॉडी है, चार्ज ये बॉडी है, ठीक है। कोई भी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस हम क्रिएट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें चार्ज जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते हैं तो थोड़ा निगेटिव चार्ज बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है उसमें। अरे देखा नहीं है क्या भैया, दो चीज़ में रफ करते हैं वो, क्या बचपन में खेलते थे तुम, वो रूलर लेते थे, बालों पर घिसते थे, पेपर अट्रैक्ट करते थे ना, वही है। क्या करते थे हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जनरेट कर रहे थे। तो क्या है बेसिकली? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दो उसमें, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मैटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इतनी यही बात समझ में आपको। अब करंट क्या है? चार्ज से रिलेटेड होता है करंट। कुछ नहीं किया हमने करंट में, चार्ज समझा दिया एक बार में कि ये मान लो चार्ज के लिए एक बॉडी है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया इसके ऊपर, ठीक है। जो भी गेम इलेक्ट्रॉन का है और तुमने उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए इस अंदर से, तो एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो यही जो चार्ज जब किसी चीज़ में फ्लो करता है, हम करंट में पढ़ रहे थे, करंट मतलब क्या बताया था? कंटिन्यूस फ्लो। यही चीज़ करंट जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के रेट को, चार्ज के फ्लो होने के रेट को करंट कह दिया गया। समझे क्या? इतना सिंपल सा था। इसको देखो, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा होगा यार, बचपन में पढ़ा है हमने, ठीक है। और करंट को किस तरह से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात किया जाए करंट का, तो यार तुम कुछ भी लिख सकते हो। प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। लेकिन उससे थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते क्यों है, ठीक है। देखो, चार्ज का बिहेवियर है ना, तीन तरह से हो सकता है, रुका हुआ, रेस्ट पे, या मोशन में। अब मोशन में भी किस तरह से मोशन हो सकता है? एक तो एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, या एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन हो सकता है, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, तब वो वाली जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या हुआ? थमा हुआ, ठीक है। वो स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी। दूसरा क्या है? अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है, तो दो उसके केस हैं। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड है, अगर वो एक्सेलरेटेड है, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाता है वो आपका, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाता है आपका। आ रही है कि मैं समझ में? स्टैटिक मतलब रेस्ट,
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और अगर वो एक्सेलरेट करने लग जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाता है। तो मतलब क्या मुझे एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि मैं पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के साथ जो डील करने वाला हूँ वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने वाला चार्ज है। लिख लो भैया, मेंशन कर लो ये बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारे अभी नीट पगला गया है, वो असम्पशन रीजन पे फेंक के मारेगा तुमको अगर ये आया क्वेश्चन तो, कि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज चलता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, अब कोई बच्चे रो रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी बच्चों को डिप्रेशन आ गया होगा कि सर ने नोट्स में लिखवाया नहीं करंट की डेफिनेशन। लिख लो भैया, रो मत। करंट इज डिफाइंड एज रेट एट विच नेट चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। करंट इज डिफाइंड एज रेट एट विच नेट चार्ज पासेस अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्या बात है, वही छोटी सी बात है कि नेट चार्ज क्या रेट से पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसको कहते हैं हम क्या, करंट। ठीक है, अच्छा नेट चार्ज क्यों लिखा हूँ मैंने, ये नेट चार्ज पे ध्यान देना। नेट चार्ज काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है ये नेट चार्ज? नेट चार्ज इंटरनेट वाला चार्ज नहीं, नेट चार्ज है आपका बेसिकली। अब देखो, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं, तो हम 10 और 20 ऐड नहीं करेंगे, इसको 30 नहीं कर देंगे। नेट निकालेंगे कि 10 राइट में जा रहे थे, 20 आपके राइट में जा रहे थे, 10 लेफ्ट में जा रहे थे, तो नेट हम लिखेंगे 10। ठीक है, इसकी वजह से नेट चार्ज आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रही है पल्ले बात, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा कि भैया क्या लिखा। अरे यार ये एरिया किसने उड़ा दिया। ठीक है, आगे समझ में आएगा कि ये नेट वर्ड क्यों यूज़ किया गया था क्वेश्चन में, बढ़िया से हम समझेंगे उसको। ठीक है, अब उसको यार जो डेफिनेशन है ना, उसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हमने बोला था, करंट इज़ बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट क्या होता है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, वही तो रेट कहलाता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कितनी देर में जा रहा है, या 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। सो हम करंट को लिखते हैं चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने देर में फ्लो हुआ, बस यही आपका क्या हुआ, ये है करंट। करंट मतलब कितना चार्ज कितने देर में फ्लो हुआ। इसको क्या लिखेंगे, क्यू, इसको लिखेंगे टी। अच्छा वही छोटी सी बात, अगर एवरेज लिखते हैं हम किसी चीज़ का, तो आई एवरेज लिखना है तो क्या लिखते हैं हम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बड़ा चेंज, बड़ा डिफरेंस। और इंस्टेंटेनियस लिखता है, किसी इंस्टेंट पे निकालना होता है तो हम डी क्यू बाई डी टी, मतलब छोटा सा चेंज, डी क्यू बाई डी टी। छोटी छोटी बात है ये, ठीक, बड़ी बात नहीं है। अरे भैया ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे मैसेज डाल के पूछ लेना, इधर नीटर और डिस्कशन ग्रुप पे जाना, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे पूछ लेना। ये मत समझना कि भैया हमें सर ने नहीं समझा, समझा दूंगा अगर ये नहीं पता है तुमको तो, ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, या कमेंट में लिख दो नहीं पता है, मैं समझा दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अब बात करते हैं यार चार्ज की, तो तुमको पता ही है क्या होती है यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम। किसने, कूलम साहब ने ढूंढा था तो कूलम रख दिया। ठीक है, और कूलम, और टाइम की पर सेकेंड, तो हमारे करंट की क्या यूनिट होगी, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और इसी को हमारी अच्छी भाषा में एम्पियर कहा जाता है। कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, नोट कर लो, कूलम पर सेकेंड को ही आपका एम्पियर कहा जाता है। यार पता है तुमको, एम्पियर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, अभी बताता हूँ तुमको। 7 फंडामेंटल यूनिट याद है कौन सी थी, मास की, लेंथ की, टाइम की, याद है कुछ? 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, उसमें से एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। अभी रुको बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ देखना, जब हमने आई इंस्टेंटेनियस को डी क्यू बाई डी टी लिखा था, आई इंस्टेंटेनियस को डी क्यू बाई डी टी लिखा था, ठीक है, तो हम डी क्यू को क्या आई डॉट डी टी लिख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा हूँ मैंने। ठीक है, आई डॉट डी टी लिख सकते हैं। अब ये डी क्यू को दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दूंगा, छोटा सा था, मतलब अब पूरा क्यू अगर मैं पूरा चार्ज निकालना है तो क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, लिख लो, ये भी नोट करना, साइड में मेंशन कर लो, ये क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी। ठीक है, आई का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में विल गिव यू चार्ज। क्या है ये, कुछ नहीं है, बताता हूँ। ठीक, देखो मैं जो बोल रहा था वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देखो लेंथ की जो थी मीटर हमारी, मास की थी हमारी किलोग्राम, टाइम की थी सेकंड्स, टेम्परेचर की थी केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की थी, देखो इलेक्ट्रिक करंट की जो है ना ये एम्पियर, ये एक फंडामेंटल यूनिट है। चार्ज आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, याद रखना। कूलम आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, एम्पियर आपकी फंडामेंटल यूनिट है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, अच्छी चीज़ है ये सब। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और है, काफ़ी बच्चे बधाई दिखाने के लिए कमेंट में या कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस करने के लिए बोलेंगे ये बात कि चल बता भाई कि तेरा जो करंट है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताना मुझे। हाँ, खुद सोचो समझो,
कमेंट सेक्शन में लिखो स्केलर क्वांटिटी है क्या, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अपना एक दिमाग लगाओ कि स्केलर की क्या कंडीशन होती है, वेक्टर की क्या कंडीशन होती है। जैसे वेक्टर में हम देखते हैं डायरेक्शन है क्या करंट के पास, डायरेक्शन तो है इसके पास, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, देखो ये एक सर्किट है आपका, ये सर्किट में मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, आपके पॉजिट्रॉन जो हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशन है वो राइट की तरफ जाएगा, तो हम करंट क्या बोलेंगे, राइट की तरफ जा रहा है। तो या तो ऐसा खेल दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा कह दो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में या पॉजिट्रॉन के डायरेक्शन में, ऐसा कह दो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कन्वेंशन होता है। अब ऐसा ही क्यों है, कोई जीत पड़ जाए, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों नहीं पता भाई, ये कन्वेंशन बनाया गया है, ये कन्वेंशन हमें फॉलो करना होता है, ऐसा ही क्यों नहीं पूछना, ठीक है। अच्छा हमारा मेन क्वेश्चन स्केलर है कि वेक्टर है, लिखो लिखो कमेंट में लिखो तुम्हारे हिसाब से क्या है, डायरेक्शन है इसके पास, तो क्या ये स्केलर होना चाहिए कि वेक्टर होना चाहिए, लिखो। अगर मुझे तुम्हारा कमेंट आया तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा ये स्केलर है कि वेक्टर है, याद रखना। ओके चलो आई क्या बात इतनी समझ में, क्या क्या किया है फाइनल बता दो मुझे। सबसे पहले हमने चार्ज का रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया, आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये इस्टेब्लिश कर दिया हमने। दूसरा हमने क्या इस्टेब्लिश कर दिया, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये भी इस्टेब्लिश कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, डी क्यू इक्वल्स टू आई डॉट डी टी, ये भी इस्टेब्लिश कर दिया हमने। फिर क्यू इक्वल्स टू हमने क्या इस्टेब्लिश कर दिया, इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी, इतना क्या हमने इस्टेब्लिश कर दिया। चलो अब छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया तुम्हारा टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आओ देखो टाइम पास वर्ड है ना, मस्ती मजाक के लिए ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही है तुम्हें लास्ट में जो बचाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवाता हूँ यहाँ पे, लेकिन तुम अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके, जैसे जब तुम ऑफलाइन पढ़ते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है, कोई पीछे से आवाज़ दे के चिल्ला रहा है, तुमको डिमोरलाइज कर रहा है, कोई पीछे से ऑलरेडी आंसर आ रहा है, किसी के क्वेश्चन लिखने सर ने एक वर्ड लिखा नहीं कि तीसरे का आंसर आ गया, भाई ऐसे भी बंदे होते हैं नमूने कि सर ने 2 वर्ड क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ उसके आंसर रेडी होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे डिमोरलाइज करते हैं, सर भी फिर उनको प्रमोट करते हैं। तो अपन क्या ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में बढ़िया टाइम लो, अपना पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन देखो, ट्राई करने का सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। आंसर तो बाद में मैं दूंगा ही आपको, ठीक है। इसके लिए थोड़ा धीरे से पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहले 1-2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अच्छा दूसरी बात और, मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, नहीं आएगी तुम्हें समझ में, तुम्हें समझना पड़ेगा, हैंड राइटिंग चेंज नहीं करने वाला मैं। और नीटेरो का यार सेटअप ऐसा है, वो मुझे दूसरे से नोट्स बनवाने देते नहीं हैं, ठीक है भाई। ये बहुत स्ट्रिक्ट काम है कि भाई तुम ही बनाओगे नोट्स, तुम ही डिलीवर करोगे। इस वजह से मैंने क्या किया, मेरे नोट्स के सीधा फ़ोटो निकाल के लेके आ गया। अब उनके पास दिमाग है तो मेरे पास ज़्यादा दिमाग है, मैं सीधा फ़ोटो निकाल के लेके आऊँगा, ठीक है। मैं डिटेक्ट करूँगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या क्वेश्चन है, व्हेन 20 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन area of 20 centimeter square for 20 milliseconds, calculate number of free electron crossing through that area, ठीक है। थोड़ा समझ लिए, थोड़ा 1 मिनट पॉज करके देखने की कोशिश कर लो। क्या बोला है, क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले हमें करंट दिया हुआ है, I इक्वल्स टू 20 एम्पियर हमें करंट दिया हुआ है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितने सेकंड के लिए जा रहा है, 20 मिली सेकेंड्स के लिए जा रहा है। मिली मतलब क्या होता है, 10⁻³ सेकेंड्स के लिए, भैया ये सब तो पता है ना, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। सर हमें तो I इक्वल्स टू Q/T पता था, ये क्या है, हमारे पास I है, हमारे पास T है, हमारे पास एरिया क्यों दिया है, और हमें चार्ज निकालना, हमें तो चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। अरे मूर्खो, चार्ज क्या होता है, Ne, यही तो होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, वही चार्ज होता है ना। तो Ne मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब E की कितनी वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये E की वैल्यू होती है ना, क्या यार कुलम, ठीक है, समझे क्या, ओके। तो करो पुट फटाफट फिर 20 एम्पियर करंट, टाइम कितना है 20 मिली सेकेंड्स, 20 × 10⁻³ इक्वल्स टू चार्ज आ गया। आपको चार्ज को हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N × 1.6 × 10⁻⁻19, आया क्या समझ में। तो कितना हो गया ये आपका 400 × 10⁻13, ठीक है। अब कर लो इसको सॉल्व,
-3 -19, तो यहाँ पे आएगा आपका 400 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू n। अब इतना तो सॉल्व कर लोगे ना यार, क्या आएगा इसका फाइनल आंसर बताओ मेरे को कमेंट में, फाइनल आंसर लिखो कमेंट में इसको सॉल्व करके। भैया तुम लोग मैथ्स करो, मेरे तो दिन गए, तुम लोग मैथ्स तो करो, तुम लोग को करना ज़रूरी है, ठीक है। निकालो, तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए 2.5 इंटू 10⁻17 आना चाहिए। देख लो सही है क्या गलत है, ठीक है। इतना आना चाहिए तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, बड़े आगे समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग इज गिवन एज, ठीक है, ये आपकी करंट की इक्वेशन दी हुई है टाइम के साथ। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम T1 इक्वल्स टू 1 टू T2 सेकेंड, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्या है, बड़ी सी चीज़ नहीं है, हमें करंट का रिलेशन दिया हुआ है I इक्वल्स टू T + 2t², ठीक है। हमें क्या बोला है, चार्ज निकालना है। अभी हमने देखा था क्या होता है, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I.dt होता है। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये इक्वेशन को कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट करना है। क्यों, इतने ही पीरियड में हमें निकालना है ना। करो, T + 2t² का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, T + 2t² dt, इसको इंटीग्रेट करना है हमें कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। T का इंटीग्रेशन t²/2, 2t का इंटीग्रेशन 2t² का इंटीग्रेशन 2t³ ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें इसको, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। क्या निकाल लेंगे हम 1 से लेके 2 तक, यार नहीं वो भी नहीं निकालेंगे, मुझे को निकाल के देना है तुमको, ठीक है। तो Q विल बी इक्वल्स टू योर, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 8/3, ठीक है, -1/2 प्लस 2/3, यही आएगा। यही तो आना चाहिए, यही तो आना चाहिए, ठीक है। कर लो इसको सॉल्व, कितना आना चाहिए, 2 + 16/3 माइनस का 7/6 बराबर क्या, 7/6 नहीं आएगा, 5/6 करो भैया इसको सॉल्व। कितना आना चाहिए, 12 + 32/6 - 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 44/6 - 5/6 कितना आएगा, 39/6। देखो इतना आना चाहिए, सही है क्या, सही तो होना चाहिए, ठीक है। इतना आना चाहिए आपका, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो ठीक कर लेना उसको, ओके। करो उसको सॉल्व, इंटीग्रेशन तो समझ में आया ना भाई कि क्या किया, T + 2t² का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, T का इंटीग्रेशन t²/2 और 2t² का इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन t³ यही किया है हमने, और क्या किया है बस। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है 1 से लेके 2 तक, पहले 2 पुट करो फिर -1 से माइनस कर लो। आया ना समझ में, नहीं आया तो भेजो भैया ये क्वेश्चन का भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का रिलेशन दिया हुआ है आपको टाइम के साथ। आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है t = 2 सेकेंड्स पे, और एवरेज निकालना है 0 से 2 सेकेंड तक। इंस्टेंटेनियस निकालना है मतलब क्या करना है, पहले तो रिलेशन क्या है हमारे पास, I = Q/T है ना, dQ/dt ये है ना हमारे पास। तो क्या करना है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है तुमको, और 2 सेकेंड पे निकाल लेना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और 2 सेकेंड रखना है यहाँ पे t की वैल्यू, और बताना है मुझे करंट कितना है आपके पास, ठीक है। दूसरा I एवरेज निकालना है 0 से 2 सेकेंड तक। ये कैसे निकालेंगे, I एवरेज का क्या फॉर्मूला था, ΔQ/ΔT। तो क्या करना है बेसिकली, पहले एक बार 2 सेकंड पे निकाल लो Q, इसी डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन आती है उसमें, फिर 0 सेकंड पे निकालो, ठीक है। उन दोनों को माइनस कर लो और 2 - 0 कर लो नीचे। क्या करो, Q@2 सेकेंड - Q@0 सेकेंड अपॉन 2 - 0, यही तो करना है तुम्हें, निकालो,
ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट में भी लिखो और तुम्हारा इसका आंसर का जो भी फोटो क्लिक करके डिस्कशन ग्रुप पे डालो, ठीक है। आई विल चेक इट पर्सनली, ठीक है। और इसका आंसर भी डिस्कशन ग्रुप पे मिलेगा तुमको, तुम्हारा चेक करना है कहाँ से तुम्हारा सही है कि गलत है, डिस्कशन ग्रुप पे, ठीक है। लिखो इसका आंसर, करो, ठीक है, पॉज करके कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। क्या करना है तुम्हें, चार्ज कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक, ठीक है। करो, तुम्हें ये दिया हुआ है रिलेशन i इक्वल्स टू 3t स्क्वायर की, और चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या होता है यार चार्ज, i इक्वल्स टू, यही होता है, इक्वेशन दी है तुम्हें और तुम्हें चार्ज कैलकुलेट करना है। तुम्हें करंट की इक्वेशन दी है, तो i डॉट डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू q। करो, इसको इंटीग्रेट करो इस इक्वेशन को, फिर उसके बाद 3 से लेके 0 तक लगाओ लिमिट्स, 3 से माइनस फिर 0 से माइनस, ठीक है। बताओ इसका भी आंसर क्या आएगा। सेम आंसर पूरा फ़ोटो निकाल के डिस्कशन ग्रुप पे डालो, ठीक है। करो पॉज करके करो, ठीक, करो करो। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, पढ़ो। An electron is revolving on a circular path of radius 1.6 centimeter with a constant speed of 3.14 into 10^17 meter per second. Then find out the current flowing through the path. ठीक है, तो क्या बोला तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस दिया है 1.6 सेंटीमीटर का और उसकी स्पीड दी है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। देखो कांस्टेंट वर्ड लिखा होता है, कांस्टेंट स्पीड दी है, दिस एंड दिस। देन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ। अच्छा एक बात और बताओ, सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है तो क्या इसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है क्या, कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर पाथ में, बताना मुझे कमेंट में लिखो। सर्कुलर पाथ पे अगर तुम जा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, क्या तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में लिखो। चलो पूछ जाओ, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सर्कुलर पाथ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर का, कांस्टेंट स्पीड है, देन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ ऑफ, पाथ का करंट बताना है यार, ठीक है। तुम्हें आता होगा क्वेश्चन, तुम जल्दी जल्दी में कर भी रहे होंगे। यार एक बात समझो, क्या तुम्हारे पूरे फिजिक्स में, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बात काम आएगी तुमको तुम्हारे लाइफ में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले है ना, डायरेक्ट उतरो मत क्वेश्चन के कंक्लूजन पे। सबसे पहले तो ये पता करो क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है, मतलब बेसिकली आई निकालना है। कैसे अप्रोच तुम्हें आता होगा, रुक जाओ सभी रुको, कोई सॉल्व मत करो। मैं जैसा बता रहा हूँ मेरा प्रोसेस देखो, थॉट प्रोसेस, मैं तो काफी साल से सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस देखो कैसे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। उस तरह से अप्रोच किया करो तुम लोग। सबसे पहले पता करो कि तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा है कि करंट, ये बात बताता नहीं है बेटा कोई, याद रखना। टीचर सॉल्व करवा देगा लेकिन कभी तरीका नहीं बताएगा तेरे को सॉल्व करना कैसे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, समझ अच्छे से। करंट फ्लोइंग थ्रू द पाथ, तुम्हें करंट निकालना है। तुम्हें क्या क्या दिया है, स्पीड दी है 3.14 into 10^17 दिया है, ठीक है। तुम्हें रेडियस दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर का, तुम्हें रेडियस दिया हुआ है। अब ये क्या है, किस यूनिट में है, तुम्हें मीटर पर सेकंड में दिया है ये, ठीक है, इतना याद रखना। ये तुम्हें मीटर पर सेकंड में दिया है, बराबर मीटर पर सेकंड में तुमको दिया हुआ है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। और तुम्हें कांस्टेंट स्पीड दी है, रेडियस दिया है। अब देखो पता करो तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें निकालना है करंट की जरूरत है। तुम्हें चार्ज पता है क्या, ठीक है, चार्ज पता है तुम्हें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो तुम्हें चार्ज पता चल गया कि एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तुम्हें चार्ज पता चल गया। अब तुम्हें चाहिए टाइम, बेसिकली करंट निकालने के लिए तुम्हें Q/T चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ हिट करना है तुम्हें, टाइम कैसे निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए तुम्हें बताया गया है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है तुम्हारे पास। सर्कुलर पाथ में तुम्हें टाइम निकालना है, तुम्हें टाइम के लिए क्या चाहिए होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए। तो तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए पूरा जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, और तुम्हारे पास स्पीड है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बेसिकली सर्कमफेरेंस इस सर्कल का, इस सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, तो मतलब 2π into r। r कितना है, 1.6 into 10⁻⁻²। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। स्पीड कितनी दी है, 3.14 into 10⁻17। ये स्पीड दी है हमें, मीटर पर सेकंड में मीटर में कन्वर्ट कर लिया कि 3.14 से पाई को काट दो तो 3.2 into 10⁻⁻² अपॉन 10⁻17। ये आ गई तुम्हारे पास टाइम। अब क्या है तुम्हारे पास, चार्ज तुमको पता है करंट के लिए,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये टाइम पुट कर दो इसमें 3.2 इंटू 10⁻², इंटू 10⁻17 कर लो और इसको सॉल्व। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1/2, तो 0.5 एम्पियर तुम्हारा आंसर आया। के बाद समझ में कि क्वेश्चन को किस तरह से हिट करना है, समझे। क्वेश्चन को हिट करने के लिए तुम पहले पता कर लो कि निकालना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन क्वांटिटीज लिख दो, ठीक है। पहले फाइंड आउट वाली क्वांटिटी लिखो, गिवन क्वांटिटीज लिख दो, आगे के बाद समझ में गिवन क्वांटिटीज लिख दो। फिर उसके बाद अप्रोच करो कि मैं कैसे हिडन क्वांटिटी को निकालूंगा, इस तरह से अप्रोच करो, धीरे धीरे एक अप्रोचिंग माइंडसेट बनाओ अपना, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे क्वेश्चन की बाढ़ आ गई आज तो, अल्टीमेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन की बाढ़ आ गई, बाढ़ में डूबेंगे हम। यार एक मीम देखा था मैं, क्या था उसमें, डूबने के लिए इतनी सब चीजें हैं, बाढ़ है, पानी है, आग है, तुम्हें डूबना आखिर उसके अदाओं में ही है। वाह, ठीक है। कुछ आ जाओ रे ओ लड़को, मत अदाओं में डूबो, इधर आ जाओ। डूबने के लिए फिजिक्स है, फिजिक्स में डूबेंगे, आओ। फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 40, हाँ अब जो तुम्हें नेट वर्ड यूज किया था मैंने इसकी डेफिनेशन में, हाँ जो नेट वर्ड यूज किया था हमने, कहा नेट वर्ड यूज किया था, ये जो नेट चार्ज वर्ड जो हमने यूज किया था उसके बारे में पता करेंगे हम, क्यों हमने नेट चार्ज वर्ड यूज किया था। देखो ये क्वेश्चन तुमको दिमाग के तार खोल देगा तुम्हारे, नेट वर्ड क्यों यूज किया था, ठीक है। फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर 40 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन टाइम 10 seconds and positive charges pass from left to right is 40 electrons, ठीक है, ठीक है, in time 10 seconds, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज करंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां पे 40 इलेक्ट्रॉन्स, हमारी ड्राइंग हमारी, ठीक है। इसमें क्या बोला आपके 40 इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, 40 इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। फिर क्या बोला, पॉजिटिव चार्जेस पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे होंगे, राइट टू लेफ्ट ही जा रहे होंगे ना। पॉजिटिव चार्जेस और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट ही जा रहे होंगे। तो और 40 इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 80 इलेक्ट्रॉन्स इन द 10 सेकंड। अब हमें एवरेज करंट निकालना है, आई एवरेज निकालना है। तो क्या होता है वो, क्यू एवरेज मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कैसे लिखेंगे हम, 40 इलेक्ट्रॉन्स 10 सेकंड में प्लस 40 इलेक्ट्रॉन्स 10 सेकंड में, कितना हो गया, ये कितना हो गया भैया, अरे यार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे E लिखना है ना हमें, 40 इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो 80 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 10, तो दैट इज इक्वल्स टू 8E। अब E को क्या होती है वैल्यू, अगर करंट में लिखना है हमें, चार्ज में कन्वर्ट करो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आएगा बस समझ में, करो नोट, ठीक है। आई इतनी बात समझ में आपको, चलो आगे बढ़ते। देखो अब ये हो गई आपकी करंट की बेसिक बात है, ये सब तो यार आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लिया, ठीक है ना। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, चैप्टर के अंदर डेप्थ में आता है थोड़ा कि हमें 12th लेवल पे क्या पढ़ना होता है, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन अब बोर्ड्स में भी आएंगे, बोर्ड्स वाले भी ध्यान दें इस चीज को लेकर, ठीक है। अब जो आपके चार्ज कैरियर्स है ना, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कंडक्टर हो सकता है, सुना होगा आपने, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर्स हो सकते हैं आपके, इंसुलेटर्स हो सकते हैं वो आपके, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, पूरा चैप्टर है सेमी कंडक्टर, बहुत मजा आएगा पढ़ने में सेमी कंडक्टर, उसमें तो यार मेरा एक रिसर्च भी है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स है आपके, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से तो कंडक्ट कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से कंडक्ट कर पाते हैं वो। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनमें कुछ होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है, टेंशन। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और गड्ढे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, जो सॉल्ट का पानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इस वजह से उसमें भी पानी में वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। फिर आता है आपके इंसुलेटर, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, जैसे आपका प्लास्टिक, उससे करंट पास होता है या नहीं होता है,
पूरे एक प्लास्टिक के इसको आपके बोर्ड पे घुसा के देख लेना, और एक स्टील की चम्मच को बोर्ड पे घुसा, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड था उसमें प्लास्टिक की चम्मच घुसाओगे, मजा आएगा। इलेक्ट्रिक की वो तुम्हारी स्टील की चम्मच घुसा देना उसमें, भगवान से तुम्हारे तार जुड़ जाएंगे, ठीक है, भगवान याद आएंगे तुम्हें। करके मत देखना भैया, नहीं तो तेरी वजह से लगाऊंगा, हर सर ने बोला था, नहीं, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे कैरियर्स। तो हमें मेन यहाँ पे कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर सेमीकंडक्टर का तो पूरा एक चैप्टर ही है। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। डालो हेडिंग, कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों का रिलेशन सुनेंगे, पति पत्नी और वो जैसा। कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, पति पत्नी और वो। अब देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। क्या है स्टोरी? अच्छा स्टोरी नाम आ गई, ओ भैया अमन नमन जो भी है, जितने भी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ गए स्टोरी सुनेंगे। अब स्टोरी की बात, स्टोरी टाइम, ठीक है। पॉपकॉर्न ले लो तुम, कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, कोको कोला बढ़िया, लाइट वाइट बंद कर लो, स्टोरी सुनते हैं, ठीक। क्या है स्टोरी? देखो हुआ क्या है ना सीन, ये जितनी भी बातें हैं ना सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, रिजल्ट आता था, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाती थी कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा, रिजल्ट के बेसिस पे होता है सब कुछ। क्या होता है, तुम पढ़ रहे हो, पूरे नीट में पढ़ाई किया तुमने, एक साल तो अपने रूम में बंद थे, ठीक है, किसी को पता नहीं है बाहर वाले को तुम अंदर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे नीट में आ जाते हैं 650 मार्क, ठीक है, तुम्हारे नीट में आ जाते हैं 650 मार्क। तो बाहर तुम्हारे रिजल्ट के बेसिस पे हाइपोथेसिस बन गई, वो अपने रूम में बंद रख के अपने आप को बहुत देर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था। लेकिन वही तुम्हारे नीट में 100 मार्क आ गए, 150 मार्क आ गए, तो तुम्हारे रिजल्ट के बेसिस पे नई हाइपोथेसिस बन जाएगी। वो रूम में मस्ती करता था, वो रूम में पढ़ाई नहीं करता। तो बेसिकली वही रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे जितनी भी बातें करते हैं वो हाइपोथेसिस होती है, ठीक। तो एक कंडक्टर बनाओ, ठीक है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इसमें क्या किया है, कंडक्टर में क्या होती है, खास बात क्या होती है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं बहुत सारे। अब हमने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दी हमने। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? मैं जो भी बातें बताऊंगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लेना, मैं जो बोल रहा हूँ तो सच मान के आगे बढ़ जाना, और आपने पढ़ा होगा तो मेरी बात को समझ भी पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नहीं पढ़ा होगा तो चिल मारो, मैं पढ़ाऊंगा उसको भी अच्छे से, ठीक है। हमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जम जा रहे हैं, एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स जम जा रहे हैं, तो यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भग जा रहे हैं लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। जो भी खेल है इलेक्ट्रॉन का खेल है, पॉजिटिव पॉजिट्रॉन वोजिट्रॉन तो कुछ होता नहीं है जो यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। यार रिलेटिव बातें होती है किसी भी चीज में, यहाँ नेगेटिव चार्ज किसके रिलेटिव में बोल रहे हैं, इसी के रिलेटिव में बोल रहे हैं ना, कि इसके कंपैरिजन में वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज है, इसके कंपैरिजन में यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होता क्या है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके जम गए दोनों जगह। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जमने की वजह से क्या होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। बाहर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसको कितना भी लगा लो, कितना भी लगा लो उसको, लेकिन उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मैनेज कर लेते हैं अपने आप को कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करा देंगे, ठीक है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करा देंगे, ये इंड्यूस्ड है। और ये इंड्यूस जो होती है, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, ये इसके बराबर हो जाती है। तो इस वजह से जो ई नेट होता है वो जीरो होता है। तो फिर अगर आपसे सर अगर ई नेट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव हुए, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ? यार तुम खुद देख रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है? यहाँ तो नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तब जाके वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो वैसे बेसिकली अगर बोला जाए आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन अब एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका एक कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, एकदम सोते हुए बच्चे जाग जाओ।
ध्यान से सुनना वो बात क्या कहता है। वो बात ऐसी कहता है कि थर्मल एनर्जी, जैसे क्या होता है, थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी है तुम्हारे आजू बाजू रूम टेम्परेचर पे, एक हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी है तुम्हारे आजू बाजू एटम्स के आजू बाजू या कंडक्टर के आजू बाजू। तो वो थर्मल एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराती है अपने एटम में से, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको एक्साइट कराती है कि थर्मल एनर्जी से वो एनर्जी ले लेते हैं, वो एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी लेते हैं और वो एक्साइट कराते हैं, ठीक है। वो एक्साइट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कंडक्टर में, वो फ्री हो जाते हैं और इधर उधर उछलने लग जाते हैं, इधर उधर उछलने लग जाते हैं, वो थर्मल एनर्जी लेके, वो थर्मल एनर्जी लेके। किसकी बात चल रही है, अगर ई नेट 0 है तब भी रेस्ट स्टेज में भी वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, वो एक दूसरे टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, ऐसे 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 एक दूसरे टकराते जाते हैं, वो अरे भयानक भीड़ भीड़, ऐसा मतलब ऐसा समझो कुंभ के मेले में टकरा रहे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते होते हैं। ये किस वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से एक्साइटेड होता है। एक बात और समझो, जैसे कई बच्चे पूछेंगे, एक लड़का था पूछता है सर पॉपकॉर्न को तवे पे रखने के बाद वो, सॉरी जो कॉर्न होता है आपका उसको तवे पे रखना, वो पॉपकॉर्न कैसे जो फट भी जाता है। एक लड़के ने उसका सिंपल सा आंसर दिया, भाई बोलते तू तवे पे बैठ के देखना तू भी उछलेगा, है ना। तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी ली और उछलने लगे पट पट पट, है कि नहीं। तुम जाके बैठना गर्म तवे पे, गर्म पैन बैठ जाना, तुम लोग नहीं उछलोगे ये पता करना, ठीक है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं थर्मल एनर्जी और उछलने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं। ये बात मैं अब क्यों बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बात का क्या लॉजिक है, क्यों हम ये बात कर रहे हैं, समझेगा अभी। तो हम बेसिकली ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, समझो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि रैंडमली एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तो इनके पास होती है वेलोसिटी, इनके पास क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इधर चल रहा है, इधर उड़ रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। इनके पास होती है कुछ वेलोसिटी। क्यों ये वेलोसिटी है ये उनकी, वो थर्मल एनर्जी की वजह से, वो थर्मल एनर्जी की वजह से जो उनको वेलोसिटी मिली है, इसको कहते हैं थर्मल स्पीड। बेसिकली इसको क्या वर्ड दिया गया है, थर्मल स्पीड वर्ड दिया गया है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे क्या, थर्मल स्पीड दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड होती है और भैया वो बहुत तेज होती है स्पीड, ऐसा समझो उसकी स्पीड होती है लगभग 10⁵, 10⁶ के रेंज में, इतनी ज्यादा स्पीड होती है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स इतना उछलते हैं इतनी तेजी से, इतने तेजी से। लेकिन 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 होता क्या है, समझना दूसरी एक बात, थर्मल स्पीड तो है इनके पास, लेकिन अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, थर्मल वेलोसिटी निकालें, इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, तो वो 0 आती है। क्यों 0 आती है, क्यों बेटा, इस वजह से वो फुदकता तो बहुत है, वो इलेक्ट्रॉन उछलता बहुत है, इधर उधर गया, इधर गया, उधर गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर गया, उधर गया, इधर गया, लेकिन आता बाद में अपनी ही जगह पे है। जब उसको बहुत एक इंटरवल पे देखा जाता है ना, तो वो पूरे एक लेट स्टेज में वो आता अपनी ही जगह पे है। इस वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। किसी एक इलेक्ट्रॉन की भी 0 होती है और पूरे सिस्टम की भी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल स्पीड नहीं, स्पीड 0 नहीं होगी, स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी 10⁵ के इसमें, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, ठीक है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, इस वजह से समझो ये बातें, ये इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, ठीक है। जागते हुए बच्चे जाग जाओ, सोते हुए बच्चे जाग जाओ, ठीक है, जागते हुए सो मत, सोते हुए बच्चे जाग जाओ और समझो मेरी बातों को, ठीक है। अब एक ये सेंटेंस लिख लो आप, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, जैसे मैंने बताया था सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एटम्स गेट्स फ्री एंड मूव रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। अब वो रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, जो बॉन्डेड होते हैं वो एनर्जी लेके निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो रैंडमली मूव करने लग जाता है, एंड मेनी कोलिजन्स हैपेंस इन द कंडक्टर, देन एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज थर्मल स्पीड। जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड कहलाती है, वो रेंज होती है 10⁵, 10⁶, ठीक है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी पूछा जाए तो वो 0 क्यों होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जितना भी खुद के वापस अपनी ही जगह पे आता है, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें फुदकना है, लेकिन वापस उस जगह पे नहीं आगे, थोड़ा आगे भी बढ़ना, ठीक है। आई के बाद समझ में, एवरेज थर्मल वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा समझ में, 0 होता है। अब एक मीन फ्री पाथ क्या होता है यार, मीन फ्री पाथ भी कुछ नहीं होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे जगह से जब जितने दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है इनका, ये इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे एक बार उसने कोलाइड करा और दूसरी बार जो कोलाइड किया, तो ये जो दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन
इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये दो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है, डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एक और चीज होती है, एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाला टाइम, जो इस समय तक वो जितना फुदक रहा था, जितने देर तक टकराया नहीं, वो टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जितने देर तक वो रिलैक्स था, भैया टकराया नहीं जिससे, जितने देर तक वो रिलैक्स था, वो रिलैक्स टाइम को, तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम तो नहीं चल रहा है ना, तुम्हारा अभी फुदकने का समय है, तुम कोलाइड करो, अभी पढ़ो। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम तुम्हारा रात में, अभी सो मत, अभी जगो, रिलैक्सेशन टाइम नहीं है तुम्हारा। ठीक है, और वो पॉइंट कहलाता है, वो टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम। ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने ये सब बातें क्यों किया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात क्यों किया, आया ना कंसेप्ट समझ में। ये सब हम केटीजी में भी पढ़ते हैं, इसको इसी वजह से गैस मॉडल भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मॉडल होता है तो गैस मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो गैस की तरह बिहेव करता है। गैस भी इसी तरह बट रैंडम मोशन करती है, एकदम इधर से उधर, इधर से उधर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन और कौन करता है, तितली बनू उड़ती फिरू। ठीक है, तितली भी क्या करती है, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल है यार वो, तितलियां भी। ठीक है, तो ये रैंडम मोशन कहलाता है, क्या कहलाता है, रैंडम मोशन। ये हम बात कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक कंसेप्ट जानने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक्चुअल वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है सर्किट में। अभी तक सर्किट में आगे नहीं बढ़ रहा था, वो अपनी ही जगह पर रुका हुआ है इलेक्ट्रॉन। अभी क्यों रुका हुआ है, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई। देखो हमने अभी प्रूव किया, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही थी, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई, दोनों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ ना कुछ, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, कहीं ना कहीं कंडक्ट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। आ रही है क्या बात समझ में, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन, जब एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जब कुछ ना कुछ, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। तो जब वो ट्रैवल करता है, जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है ना, 12th बोर्ड वाला तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका डेरिवेशन सीधा फेंक के मार सकता है तुम्हारे मुंह पे, इसका डेरिवेशन निकाल के, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानने के लिए हम ये सब तामझाम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एवरेज थर्मल वेलोसिटी आई, क्या बात समझ में आपको। ठीक, देखो थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा होगा इसमें, तो कमेंट में डिस्कशन ग्रुप पे जाके पूछो, मैं डबल समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन गूंगे बहरे बन के मत समझो, समझो इसको अच्छे से, ट्राई करो। और कमेंट में लिखो भैया समझ में आ रहा था, समझ में आ रहा है, लिखो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा यार वन वे तरीका होता है ये। हम क्या जब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो वन वे तरीका होता है, मुझे पता नहीं है आपका रिएक्शन, तो लिखो, एक्साइटेड रहा करो, ये सब चीजें ना काफी मैटर करती है। ठीक है, मीन फ्री पाथ समझ में आ गया और रिलैक्सेशन टाइम समझ आ गया। रिलैक्सेशन टाइम को इससे डिनोट किया जाता है, टाउ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है मीन फ्री पाथ को। ओके, अब आते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुनने में, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारा कंडक्टर था, अब हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लगा रहे हैं, मतलब एक बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, एक बैटरी लगा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अच्छा, बैटरी लगाने से बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम उसको चार्ज दे रहे हैं। चार्ज वार्ज नहीं देते हम बैटरी से, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी, बस चार्ज कंडक्ट कराने की हम उसको परमिशन दे रहे हैं। जैसे क्या हो रहा था, समझो क्या हो रहा था। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, मतलब यहाँ एक पॉजिटिव एंड जनरेट कर दिया हमने, यहाँ नेगेटिव एंड जनरेट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो आ गए इस साइड में, वो आ गए इस साइड में, वो आ गए इस साइड में। पहले क्या हो रहा था, वो इस साइड जमा हो जा रहे थे, वो इस साइड जमा हो जा रहे थे और एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहे थे, जिस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही थी। लेकिन अब ये नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, ये जमा होने ही नहीं दे रहा है। ये बैटरी क्या कर रही है, इसको कंडक्ट करवा रही है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खींच रही है, तू इलेक्ट्रॉन भाई आ, तू भाई आ इधर, तू वहां रुकेगा नहीं, तू इधर आएगा मेरे पास। क्या करा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। यही बात तो कंफ्यूजन है। बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो क्या कराती है, बुलाती है इलेक्ट्रॉन को, भाई मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। पहले यहाँ पे जो जमा हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब उनको जमा नहीं होने दे रही, उसको खींच रही है इधर, चल मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, अब इस वजह से जब वो आगे बढ़ते हैं ना, तो जिस स्पीड से वो आगे बढ़ते हैं उसको कहते हैं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही हमें निकालना है। इस वजह से कंडक्शन होता है। आ रहा है दिमाग में, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि क्यों कंडक्ट हुआ था। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को जमने नहीं दिया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को जमने नहीं दिया, यहाँ पे हमने कोई अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं की।
हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ट्रैवल करवा दिया, ट्रैवल करवा दिया, ट्रैवल करवा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल कर रहा है तो चार्ज का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऐसा, हाँ याद रखना, करंट का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। आई इतनी बात समझ में आपको? तो अब हम पता करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। यही चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख लो ये डेफिनेशन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड क्या थी? ये हमारी अप्लाइड फील्ड थी, यहां से यहां तक ये हमारी अप्लाइड फील्ड थी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, ये हमारी अप्लाइड फील्ड थी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, ये जो ड्रिफ्ट मतलब फिसल गए, आ गए हमारे पास, ड्रिफ्ट हो गए ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से आया? ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आया, ठीक है। अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा 40 वोल्ट की बैटरी होती है, 20 वोल्ट की बैटरी होती है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 20 वोल्ट चार्ज होगा, यहाँ 0 होगा यार, ठीक है। इस तरह से होता है वो कि एक हमने दोनों के बीच में ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया बेसिकली, ठीक है। ऐसे 20 वोल्ट की बैटरी होती है तो 20 की रेटिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब क्या हो सकता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स भी लग रही होगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स भी लग रही होगी ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर ढकले गए, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर ढकले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी लग रही है। तो ये फोर्स क्या होती है? दिस फोर्स इज इक्वल्स टू, अब इस साइड में जा रहा है माइनस, तो हम क्या लिखते हैं? माइनस क्यू ई, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस क्यू ई। ई क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई है? ये इसी पोटेंशियल, ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये हमारे बैटरी की वजह से, माइनस क्यू ई लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और माइनस क्यू ई, ठीक है। तो हम क्या एक्सेलरेशन को माइनस क्यू ई बाय एम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा सर, इधर पूरा कंसेप्ट ही गलत हो रहा है, आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल रहा है। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से अभी आपने तो बताया था हमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते हैं, तो यार आप एक्सेलरेशन कहां से ला रहे हो? मुझे नहीं पढ़ना है यार, मैं जा कैसे करें, कैसे करें? नहीं, मैं यार गलत नहीं हूं, मेरे को गलत समझ रहे हो तुम मेरे कंसेप्ट को? नहीं, हमें ऐसा महसूस होता है, प्रतीत हो रहा है कि एक्सेलरेशन है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं है। बताओ क्यों? क्यों नहीं है? देखो समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या बहुत तेज हमेशा अब उसको एक्सेलरेटेड मोशन में चलेगा? अरे भाई मैं 5 मिनट के बाद देखूंगा तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अभी भी तुमको लग रहा है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा होगा, नहीं, अभी वो रैंडम मोशन कर रहा है, अभी वो फुदक रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो रैंडम मोशन जो पहले कर रहा था ना, अभी भी फुदक रहा है, अभी भी फुदक रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक और बता, एक बात होती है, ये इलेक्ट्रॉन है ना किसी एटम से आए, किसी एटम से निकल के आए, जो कंडक्टर का एटम था, कंडक्टर किससे बना? एटम से, वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के आए। तो ये एटम जिससे निकल के आते हैं ना, जिस एटम से निकल के आते हैं ये इलेक्ट्रॉन, उस एटम को कहते हैं, आप बचे हुए एटम को कर्नल कहते हैं, ठीक है, कर्नल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फुदकता है ना, एक इधर से, तो एक कर्नल को हिट करता है, ये कर्नल को हिट करता है, ठीक है, वो जो एटम को हिट करता है, वो कर्नल को हिट करने की वजह से बहुत बार हिट करता है, बहुत बार हिट करता है, बहुत बार हिट करता है, इस वजह से इसकी जो है ना वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है वो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन वापस ओरिजिनल इसमें आ जाता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो लेकिन वापस हमारे ओरिजिनल इसमें आ जाता है। लेकिन पहले क्या हो रहा था? पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा था, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो आगे ड्रिफ्ट हो जाता है। अभी तो रैंडम मोशन कर रहा है, लेकिन 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 थोड़ा सा आगे वो ड्रिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से ड्रिफ्ट होता है कि वो हमें ऐसे दूर से प्रतीत होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेट। इस वजह से कहता हूं बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन है लेकिन वो हमारा वहम है। एक्सेलरेशन यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो हमारा वहम है। क्यों हमारा वहम है? क्योंकि जब वो बार बार रैंडम मोशन कर रहा है, उड़ रहा है, कर्नल से टकरा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो जाता है, एकदम थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो जाता है, एकदम थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो जाता है। अब ये जो रैंडम मोशन करता है ना, उसकी वेलोसिटी 10⁵, 10⁶ होती है। लेकिन ये जो थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा ड्रिफ्ट होता है ना, इसकी वेलोसिटी पता है तुमको कितनी होती है? 10⁻⁻, लिखाऊंगा आगे,
छोटा सा ड्रिफ्ट होता है। आई क्या बात समझ में? ये है इलेक्ट्रॉन का खेल, पति पत्नी और वो। कि कैसे इलेक्ट्रॉन दगाबाज निकला। इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड में चला, इतनी स्पीड में चला, लेकिन कांस्टेंट मोशन से ही आगे बढ़ा, कांस्टेंट मोशन से ही आगे बढ़ा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही आगे बढ़ा वो। उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके रेंज में होती है ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? 10 की पावर -4 की रेंज में होती है ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको आपको डिराइव करवा के देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज याद रखना। एक्सेलरेशन कितना आया था? एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -QE/m आया, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, न्यूटन का फर्स्ट, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन को a लिखा, टाइम को टाउ लिखा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम जब एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से लिखेंगे, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऐड कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी अब जब हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले यू एवरेज आएगा आपका, यू एवरेज। ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ एवरेज ले लो इसको भी। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, ठीक है, एन प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अपॉन एन। ठीक है, मतलब टोटल कितने भी टाउ हो। अब एक बात बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? हाँ, और रहेगी। क्यों? एवरेज ले रहे हैं हम बेटा, यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही तो वापस आ रहा था वो, अंदर मूवमेंट हो रही थी, लेकिन वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी हम ले रहे थे टोटल, ये तो 0 आ गई थी ना। तो अभी वी एवरेज जो आ रहा है आपका, यही जो वी एवरेज आ रहा है आपका क्या है? ये वी एवरेज मतलब क्या है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो है ना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। इसको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा गया ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी। तो वी एवरेज जो आपका फाइनली आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन इनटू टाउ1 टाउ2 टाउ3 मतलब टाउ एवरेज। ठीक है, ये आ रहा है आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को क्या लिखना है हमें? हमने अभी निकाला एक्सेलरेशन, क्या निकाला हमने एक्सेलरेशन को? कहा गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ये यही लिखा था ना मैं एक्सेलरेशन, तो -QE/m इंटू टाउ एवरेज। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। आई के बाद समझ में? नोट करो उसको। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखोगे आप? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, ये भी लिख लो। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक, आई गया इतनी बात समझ में आपको? ठीक, ये देखो, इसका डेरिवेशन खुद से ट्राई कर लो एक बार और। ठीक है, खुद से पूरा ट्राई करना। कैसे, क्या किया हमने? पहले हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लिखने की कोशिश की, u1 प्लस at1 टाउ1 v2 इक्वल्स टू u2 प्लस 8 टाउ2। ठीक है, हमने ये सब लिखने की कोशिश की। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है? सभी का एवरेज। सभी का एवरेज क्या होता है? u एवरेज 0 हो गया वो, और a इंटू टाउ एवरेज। अब a क्या है हमारा? बेसिकली जो हमने निकाला -QE/m। q की जगह इसको e भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, -E/m। ठीक है, सो वेलोसिटी एवरेज कितना आता है आपका? QE/m। इसको q को e भी लिख सकते हो आप, बाय m इंटू टाउ एवरेज। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई क्या बात इतनी समझ में? ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी क्वेश्चंस लिखा हो उसको सबका रिवाइज करो, आंसर पुट करो। आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसको ही रिवाइज करो। कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट में आज की आज मेंशन कर दो मैं, जिससे आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँ वो सब चीज। ठीक है, और कैसा लगा आपको लेक्चर हमारा? क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको? अच्छा लगा क्या लेक्चर? समझ में आए क्या? मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच कर पाए हो क्या? ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ, ज्यादा स्लो तो नहीं हुआ? अपने कमेंट में बताओ, मुझे जानना है आपके रिव्यूज। ठीक है, कमेंट में लिखो। और उसके बाद अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगे निटेरो के टेलीग्राम चैनल पे, और नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, निटेरो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां अपने डाउट्स पूछिए, हम लोग वहां होते हैं आपके लिए हमेशा। ठीक है, लेकिन मुझे इस लेक्चर का डिस्कशन ग्रुप पे भी और कमेंट सेक्शन में भी रिव्यू दीजिए। ठीक है, कैसा लगा है आपको? ठीक है, वी विल इंकनकेट
न्यू टॉपिक्स, न्यू थिंग्स इनटू इट। मैंने जितना आपके लेवल पे, आपको इतना सब कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको जितना अच्छे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, बाकी टीचर्स क्या करेंगे, बस बताएंगे, फटाफट डेरिवेशन आगे बढ़ेंगे, समझाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज की। क्यों? फिजिक्स आती ही फील से, ठीक है। नहीं आता समझ में 10 बार पूछो, 10 बार समझाऊंगा, ठीक है। बाकी बढ़िया है, पढ़ते रहो आप लोग। लेक्चर ज्यादा लेंदी तो नहीं हुआ शायद, ठीक है, छोटा ही है, ठीक है। और एक बात और बोलूंगा मैं, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। सफर लंबा है, 2023 की नेट को टाइम है अभी आने में, ठीक है। जो भी नेट आएगा, जो भी एग्जाम जेडब्ल्यू दे रहे होंगे, लेक्चर जेडब्ल्यू के लिए भी मोर देन इनफ है, ठीक है। जो भी चीजें आ रही है आपकी ना, आज डिफिकल्ट है, कल और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज वेरी ब्यूटीफुल, याद रखो। एंड मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग, ये मेरा बहुत फेवरेट कोट है। जब हमने 2023 सेशन शुरू किया था, कितने बच्चे जुड़े थे हमारे साथ, कितने बच्चे बोले सर आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। 500-600 बच्चे रोज देख रहे थे। नेक्स्ट डे आया, कम हो गए, उसके नेक्स्ट डे और कम हो गए। मैंने बताया ना, कंसिस्टेंसी इज नॉट एवरीवन्स गेम, इट इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन, ठीक है। समझो ये बात को, जो कंसिस्टेंट रहेगा वही फल पाएगा फाइनली, ये याद रखना। अपनी लाइफ में कोई भी फेज में हो आप, भाई आज मैं स्टैनफोर्ड में, the only reason is consistent. I was not that much brilliant, मैं बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, बहुत बड़े होशियार आपसे भी, लेकिन एक चीज बीट कर सकती है सबको, आपकी वो कंसिस्टेंसी बीट कर सकती है, ठीक है। आज डिफिकल्ट है, कल और डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसका परसों बहुत अच्छा दिन आएगा। परसों तक टिकना जरूरी है। बहुत से लोग कल ही मर जाते हैं, बेसिकली हार मान जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।